हेलो गाइस, वेलकम टू सीए हब। और मैं दर्शन ओझा आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ सीए हब यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट के रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, तो आपको वो लेक्चर्स पूरे अच्छे से देखने हैं और उसके बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पास पेपर आप देख सकते हो। तो सबसे पहला काम ये करना, आपको अच्छे से देखना है और याद रखना, जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको डायरेक्ट टेक्स्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उनको बोल सकते हो कि आप ये रिवीजन लेक्चर देखिए ताकि उनको भी हेल्प हो सकेगी। यानी जितना आप चाहो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे और बहुत सारे लोगों को एक्सेस मिल सकता है। उसके बाद में अगर आपको टेक्स्ट के रेगुलर लेक्चर चाहिए तो आप सीए दर्शन ओझा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको अकाउंट के लेक्चर चाहिए तो आप जेएस वर्चुअल, जहाँ पे हमारे जुजाज सर आपको अच्छे से अकाउंट पूरा अच्छे से करवा के लेंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको एएस में कुछ प्रॉब्लम्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, यानी आपका अकाउंट अच्छा है बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम है, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वीडियोज भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलो तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट अपना डायरेक्ट टेक्स्ट का रिविजन। इस रिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें कवर की जाएगी, बिकॉज सिंस इट्स रिवीजन लेक्चर्स, तो यहाँ पे एक एक चीज अपन इन डेप्थ क्लियर नहीं करेंगे, बट वॉट एवर द इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले टैक्स क्या होता है सर? टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। टैक्स कितने पार्ट के होते हैं सर? टैक्स होते हैं आपके दो पार्ट के। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड कौन सा होता है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? इट इज ऑलवेज चार्ज ऑन पर्सन इनकम। जो कमा रहा है उसको टैक्स पे करना है, जो नहीं कमा रहा उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यस। उसके बाद में सर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। यहाँ पे गिफ्ट टैक्स भी हुआ करता था और यहाँ पे आपका सर वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था। यानी पहले आपके और दो टैक्स हुआ करते थे, बट अभी वो टैक्स नहीं है, अभी वो टैक्स एबॉलिश हो गया। यानी गिफ्ट टैक्स जो आपका था वो इनकम टैक्स में इंक्लूड कर दिया है, और जो वेल्थ टैक्स था वो वेल्थ टैक्स को टोटली एबॉलिश कर दिया। यानी अभी अपने पास तीन टैक्स है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। बट सर वही अगर मैं चेक करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स विच इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विस। किस पे चार्ज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। एंड बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी जो टैक्स का बर्डन है, इंसिडेंस है, वो हम लोग दूसरे कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर वहां पे एग्जांपल जीएसटी, सिंस वी ऑल आर अवेयर अबाउट द जीएसटी। जीएसटी क्या है? एंड फिर कौन सा आता है आपका? कस्टम ड्यूटी। कौन सा आता है आपका? कस्टम ड्यूटी। यस और नो? उसके बाद में एक मिनट, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर यहाँ पे, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर, देखो अभी सर पूरे डायरेक्ट टैक्स में अपने को पढ़ना क्या है? देखिए सिंस डायरेक्ट टैक्स 1961 से आया हुआ है, तो वहां से लेके अभी हर साल कोई ना कोई चेंज हुआ रहेगा। तो आज जो आप एग्जाम दे रहे हो या फिर आप जो भी आज प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आप 1961 से नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं कि सर आपको डायरेक्ट टैक्स लॉ जब भी पढ़ना है ना, आपको जब भी डायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ना है, तो वो केस में आपको क्या करना है सर? आपको पूरा का पूरा 5 एलिमेंट ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले से आपको पढ़ना इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या पढ़ना आपको? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, जो पहले आया था, बराबर। तो याद रखना सर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, इट केम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। यस, सिंस आप रिवीजन लेक्चर देख रहे हो, आपको मालूम है अपने पास प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना, जब प्रीवियस ईयर 1961 और 62 आया रहेगा, तो ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? 1962 एंड 1963। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर वो जो आप एक्ट है दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इसका मतलब असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल रहेगा। यानी आपका 1962-63 के लिए आपको 61-62 का टैक्स पे करना पड़ेगा। यस, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 को आया था और उसके बाद में एप्लीकेबल 1962 को, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से ही एप्लीकेबल है, बट असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा उसका? 1962-63 रहेगा। ऐसे क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट, इट कंटेन 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। सिंस इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर उनको क्या किया? हर एक पार्ट को शेड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसके अंदर टोटल 298 सेक्शन, कितनी आपकी? 298 सेक्शंस है एंड 14 शेड्यूल्स। एंड क्या आपके वहां पे? 14 शेड्यूल्स। उसके बाद में से इसके अंदर सब सेक्शंस है, सब क्लॉज है, बहुत है। उसके नेक्स्ट आते हैं सर आपका इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स ने सेक्शन तो डाल दी कि भाई ये सेक्शन है आपका, टैक्सेबिलिटी ऐसे हो जाएगा, बट अभी सर मैं बोलूं कि चलो मैंने रूल्स तो देख, अपना सेक्शन देख ली, बट ये सेक्शन बोलना क्या चाहती है, एग्जैक्ट क्या कहना चाहती है? जैसे अपन ने 3 इयर्स में पढ़ा रहेगा मशीन,
वो बोलते हैं मालूम है कि व्हाट इज मशीन बराबर, तो वो बोलते हैं भाई वो आमिर खान वापस जाता है वापस आता है, वो भी बुक का डेफिनेशन बोलता है। तो सबसे पहले बोलता है सेक्शन तो पूरा डाल दे जो आमिर खान बोला बराबर कि ऐसा बुक की जैसा ऐसा है, और लास्ट में वो बंदा बोलता है कहना क्या चाहते हो। तो वो कहना क्या चाहते हो ना, वो कहां पे आता है रूल्स में, कहां पे आता है रूल्स में। यानी सेक्शन तो अपन ने एकदम बढ़िया बना दी। अभी सर ये सेक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, हम लोग कैसे उसको इंटरप्रिटेट करें, ये सब कहां पे आएगा, इनकम टैक्स रूल। कहां पे आएगा, इनकम टैक्स रूल्स में आएगा। सर इनकम टैक्स रूल कौन इश्यू करता है, इट इज ऑलवेज इशूड बाय दी सीबीडीटी। कौन इश्यू करता है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर आपका सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स आर इशूड बाय द सीबीडीटी एंड सेंट्रल अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, यस और नो, टाइम टू टाइम। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Circulars are binding on the assessing officer. याद रखना, circulars are not binding on the assessee. However, we can take a benefit of important circulars. बराबर, अगर लगता है कि ये सर्कुलर अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं, दिस इज द मोर बेनिफिशियल टू अस, तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स ऑफिसर, अपने लिए कुछ काम का नहीं है। नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ताकि क्या हो मालूम है सर, ताकि कोई भी कंप्लायंस बनता रहेगा। यस, जैसे आपने एक्सपोर्ट तो कर लिया, गवर्नमेंट इनकम टैक्स क्या बोला कि बेटा जो भी तू SEZ में कहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, प्लस तू क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, और प्लस तू क्या करता है एक्सपोर्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, तेरे को एग्जेम्पशन देंगे, डिडक्शन तेरे को देंगे। बट गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, बेटा पैसा है ना जो तूने एक्सपोर्ट किया ना, वो पैसा 6 महीने के अंदर यहाँ पे आ जाना चाहिए, तब तेरे को एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी गवर्नमेंट को लगता है कि चलो ये एग्जेम्पशन डिडक्शन बहुत बढ़िया है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ क्लॉज होना चाहिए, देन वो क्लॉज क्या होता है, नोटिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, इशू क्या होता है, इशू होता है। यस और नो। उसके बाद में आते हैं सर एनुअल, सबसे पहले आते हैं एनुअल, नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस एक्ट। अभी सिंस वी ऑलरेडी अवेयर दैट कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो टाइम से लेके हर बार चेंज होता है। हर बार क्या होता है, चेंज। तो वो चेंज किसके थ्रू होता है, अपने को मालूम रहेगा, चेंज होता है बजट के थ्रू। किसके थ्रू होता है, चेंज होता है बजट के थ्रू। बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट, उसके अंदर पार्ट फाइनेंस एक्ट। अभी सर बजट फाइनेंस एक्ट है, अभी यहां पे याद रखना बजट भी दो टाइप के होता है, एक होता है इंटरिम बजट, एक कौन सा होता है, इंटरिम बजट, और एक आपका कौन सा होता है, फाइनल बजट। कौन सा होता है आपका, फाइनल बजट। यस, इंटरिम बजट मतलब क्या होता है सर, कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट, जिस साल क्या होता है इलेक्शन, जिस साल क्या होता है इलेक्शन होता है, वो टाइम पे आउटगोइंग गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। यानी जो जा रही है वो बोलते हैं कि अगर हम वापस आ गए तो हम लोग कुछ ऐसा ऐसा करेंगे, बराबर। बट फाइनल बजट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द इनकमिंग गवर्नमेंट। जो रूलिंग गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी, फाइनल बजट बनाएगी। सिंस अगर मैं 2019 की बात करूं, वो टाइम पे सर मोदी गवर्नमेंट जा रही थी, 5 साल उनके हो चुके थे, तो उन्होंने एक बजट अनाउंस किया था ऑन 1 फेब। अपना बजट हमेशा कभी अनाउंस होता है, 1 फेब को अनाउंस होता है। 1 फेब को अनाउंस हुआ और उन्होंने बोला कि अगर हम लोग वापस आ गए तो हम लोग ऐसा ऐसा कुछ करने वाले, यस और नो। अभी हुआ ये सर, अभी उसके होने के बाद में कौन आए सर वापिस, कोइंसिडेंटली मोदी गवर्नमेंट ही जीत गई, और वो टाइम पे उन्होंने वापस फाइनल बजट अनाउंस किया था। यानी याद रखना ये दो बजट कभी होंगे, जब क्या होता है सर, जब आपका ये जिस साल क्या होता है वोटिंग होता है, जिस साल क्या होता है वोटिंग, तो आपको 2 बजट मिलेंगे, अदरवाइज आपको एक ही बजट मिलेगा। जैसे ये साल में 1 फेब 2022 में एक ही बजट, पूरे साल में एक ही बजट आया। क्यों, क्योंकि ये साल में कोई इलेक्शंस नहीं है, ऐसे क्लियर नॉट बराबर। तो याद रखना जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो कैसे करते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंज करते हैं। और अपने अटेम्प्ट के लिए फाइनेंस एक्ट FA 21 will be applicable, yes or no। कौन सा आएगा, FA 21। सिंस वी आर कंप्यूटिंग फॉर द प्रीवियस ईयर 21 22 एंड अपना AY कौन सा है 22 23, तो आपको कौन सा FA लग रहा है 21। तो वॉट एवर द चेंजेस आर इन FA 21 वो आपको पढ़ना अच्छे से और आपको एग्जाम अच्छे से पास करना, यस और नो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, केस लॉज। केस लॉज आर डेल्ट विद इन द फाइनल्स, बराबर। जब CA फाइनल में हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, केस लॉ डील करेंगे। बट याद रखना गवर्नमेंट ने प्रोविजंस डाल दिए, गवर्नमेंट ने रूल्स डाल दिए, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट सबके थ्रू अमेंड कर लिया। बट सिंस वी ऑल आर इंडियंस, हमको टैक्स भरना थोड़ा सा दिल पे लगता है कि नहीं यार भाई इतना मुश्किल से तो कमाते पूरे साल में, क्यों हम लोग टैक्स भरेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टैक्स अपन बचाते नहीं है, टैक्स चोरी करते हैं। तो वो चक्कर में कोई ना कोई पकड़ा जाता है, तो वो बोलता है नहीं मैं सही हूं, गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं मैं सही हूं,
फिर वो कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट में, और व्हेन कोर्ट डिसीजन सुनाता है तो वो क्या बन जाते हैं, केस लॉ, जजमेंट बोलते हैं ना, अब बोलते हैं जजमेंट्स, बराबर, जो जजमेंट्स अपने को सीए फाइनल में डील करना, इज इट क्लियर और नॉट। चलिए, तो ये होने के बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर ये होने के बाद में मैं आपको अभी बोला इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, बाकी हम लोग इन डेप्थ जाने वाले नहीं है, सिंस वी आर डीलिंग विद द रिविजन लेक्चर्स। चलिए अभी सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन नंबर 4, आपको इंपॉर्टेंस देख के मालूम पड़ जाएगा मैंने कितना उसको बड़े पार्ट में लिखा हुआ, वहां पे सेक्शन 4 इज लेवी ऑफ इनकम टैक्स। सर इनकम टैक्स चार्ज कैसे होता है, देखो सबसे पहले याद रखना, जब तक लेवी यानी चार्जिंग सेक्शन नहीं होगा ना, यू कैन नॉट ऑथोराइज टू कलेक्ट द टैक्स। तो आपको किधर न किधर एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें क्लियरली लिखना पड़ेगा कि भाई ये सेक्शन ही तेरे को इनकम टैक्स चार्ज करने का अधिकार देती है। सबसे पहला सेक्शन 4, इनकम टैक्स ऑलवेज लेविड ऑन प्रीवियस ईयर टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 एट अ रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट 1961 या फिर बोथ। सुनना भी ध्यान से, वो क्या बोलता है कि सर इनकम टैक्स चार्ज करना किस पे करेंगे, प्रीवियस ईयर की इनकम पे। क्या होता है पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर की इनकम पे, टोटल इनकम पे ऑफ एवरी पर्सन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, यानी 231 में अपने को पर्सन दिए हुए, चलो यानी पर्सन कौन कौन से मैं इधर ही आपको बता देता हूं। पहला आता है इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल नेचुरल ह्यूमन बींग्स, आप, मैं, सीता, गीता, राधा, श्याम, बराबर, यस, ये सब आगे। सेकेंड आता है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उनको भी पर्सन माना गया, यानी वो भी कमाएंगे, उनको टैक्स पे करना है। फिर आता है कंपनी, कंपनी से हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। फिर आता है आपका पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एलएलपी को भी टैक्स भरना, यस और नो। उसके बाद में आता है ABCDE, नेक्स्ट आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी जब पर्सन की डेफिनेशन वाले लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर कंपनी भी है, उसके अंदर सर आपका इंडिविजुअल भी है, उसके अंदर एचयूएफ भी है, यानी तीनों अलग अलग कैटेगरी के लोग उसके अंदर मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बट सर भले ही वो इंडिविजुअल है, भले ही वो एचयूएफ है, भले ही वो कंपनी है, बट अल्टीमेटली वो पर्सन है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर आते हैं सर अपना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या हुआ कि सर सपोज कोई भी इंसान मर जाता है टैक्स भरने से पहले पहले, तो क्या गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देगी, बोलेगा बेटा नहीं टैक्स मत भर, क्या ही टेंशन है, छोड़ना, रहने देना, अभी तू मर गया ना, चल तेरा 100 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया। नहीं भाई, गवर्नमेंट इज ऑलवेज प्रो रेवेन्यू। तो वो क्या करती मालूम है, वो ये बोलते कि जो मर गया है उसके लीगल हायर्स कौन है, 1 2 3 और 4, तो चारों को बोलता है कि बेटा तुम चारों को मिलके टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा अपने डैडी का, ये सुन लो। तो जब चारों को मिलके फॉर दी पर्पज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर कोई बॉडी फॉर्म की जाती है, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं लोकल अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो कमा रही है, यस दे नीड टू पे टैक्स, उनको भी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर, ये होने के बाद में अपना आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी अगर जो यहां से लेके यहां तक की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, दैट पर्सन विल फॉल अंडर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसमें फॉल कर लेंगे, इज इट क्लियर नॉट। तो याद रखना ये आपके पर्सन, इन शॉर्ट देखो ये एग्जाम के लिए दैट नॉट रेलेवेंट, बट याद रखना इन सबको टैक्स इंडिया में भरना है सिंस दे आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, इज इट क्लियर। चलिए अभी यहाँ पे देखो एनुअल फाइनेंस एक्ट, अभी अपन ने पढ़ा ये क्या होता है, बजट, क्या होता है बजट। तो बजट के अंदर भी आपको रेट सुनाई जाएगी, और इनकम टैक्स एक्ट जो पहले से बना हुआ उसके अंदर भी रेट आपको ऑलरेडी दी हुई, यानी आपको 2 टैक्स रेट दी हुई है। पहला कौन सा, जो दिया हुआ बजट के अंदर, हर साल बजट के अंदर आपको रेट दी जाएगी। सेकंड कौन सा सर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, याद रखना लिखवा देता हूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो आपको रेट देंगे दैट रेट इज फिक्स रेट, स्पेसिफिक रेट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेट, बराबर। एंड जो एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर दिया हुआ है ना, ये रेट कौन सा रहेगा आपका, नॉर्मल रेट, जो हर साल चेंज होता है, जो क्या होता है हर साल, यानी याद रखना अगर कोई रेट हर साल चेंज होती है तो आपको वो एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिया जाएगा, हर साल मिनिस्टर बोलेंगे। बट जो रेट बहुत रेयर चेंज होती है उनको कहां पे दिया जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं आता। जैसे सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सर जो हम लोग ये पढ़ने वाले ये किसके लिए पढ़ रहे हैं,
तो अपने को सीधी बात है कि बेटा जो तू कमा रहा है ना उस पर टैक्स बनेगा। तो सर कमाना हाउ विल कंप्यूट, जो मैं कितना कमाया हाउ आई विल कंप्यूट दैट कि मैं इतना कमाया। तो बोलता है बेटा एक काम कर, मैं तेरे को सिखाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या सिखाया मैं तेरे को? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कैसे निकालते सर? सबसे पहला देख बेटा, क्रिस गेल आया इधर, अपना डेविड वॉर्नर आ गया, जस्टिन बीबर इधर आ गया, और विराट कोहली और धोनी इधर के ही है। ये सब बढ़िया इधर आके कमा के जा रहे हैं, बराबर। सब लोग बाहर से आ रहे हैं, कुछ इंडिया के मजबूत कमा के पैसा लेके जा रहे हैं। यस और नो? नाउ द क्वेश्चन अराइज, हु विल पे टैक्स इन इंडिया? जैसे क्रिस गेल बढ़िया आईपीएल खेला, कमेंटेट किया, थोड़ा मजाक मस्ती खेला, फिर जा रहा है। इनकम टैक्स ने बोला कि बेटा कहां पे जा रहे हैं? बोलते सर बस मेरा काम खत्म हो गया, अभी मैं निकल रहा है। तो बोलते जब निकल रहा है तो बेटा टैक्स तो भर के जा, टैक्स तो भर। बोलता नहीं नहीं सर मैं तो इधर का हो ही नहीं, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं तो सर वेस्ट इंडीज का सिटीजन हूं, तो सर मैं टैक्स वैक्स नहीं भरता, मेरे को मना बोला कि बेटा टैक्स नहीं भरने का, तू वेस्ट इंडीज में आके भरने का। क्या अपनी गवर्नमेंट छोड़ देगी उसको कि नहीं बेटा ठीक है भाई, तो इधर का है नहीं, चला जा? क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो देयर आर सो मेनी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में टैक्स इंडिया में कमाते हैं, और वो तो चले जाएंगे ना यार। सुना था इसका मतलब एक चीज फिक्स है कि सबसे पहले यू हैव टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, बराबर। ये एक चैप्टर आएगा आपका कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर लो। उसके बाद में सर जैसे अभी क्रिस गेल बोला चलो ठीक है सर टैक्स भरना, बोलो कहां पे भरूं? तो याद रखना अपने इंडिया में टैक्स भरने के लिए अपन ने 5 हेड डिवाइड किए, जो कहां पे लिखा हुआ सेक्शन नंबर 14 में 1 + 4 = 5। तो आपको सेक्शन याद रह जाएगा 1 + 4 = 5, दैट इज सेक्शन नंबर 14। सबसे पहला कौन सा हेड है? सैलरी हेड। फिर कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी। फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैपिटल गेन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे मैं इनका टोटल करूंगा क्या आ जाएगा मेरे को सर? एग्रीगेशन ऑफ इनकम। उसके बाद में यू नीड टू अप्लाई 2 प्रोविजंस, पहला क्लबिंग एंड सेकंड कौन सा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बराबर। यानी सबसे पहले क्या करना मालूम है? यू हैव टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद में अपने को चेक करना है कि ये इनकम कौन से हेड में जाएगी। तो अपने पास टोटल कितने हेड है? 5 हेड अपने पास है। पहला कौन सा? सैलरी। सेकंड कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी। फिर कौन सा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर कैपिटल गेन एंड लास्ट कौन सा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बराबर। इन सब 5 को जब मैं टोटल करूंगा तो मेरे को 2 प्रोविजन और ध्यान में रखने, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बराबर। ये हम लोग कर लेंगे। उसके बाद में अपने क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और इसमें से गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि बेटा मैं बोलूं वहां पे तो इन्वेस्ट कर, मैं बोलता हूं वहां पे तो इन्वेस्ट करने का आई विल गिव यू डिडक्शन। क्या दूंगा मैं आपको? डिडक्शन दूंगा। तो मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, तो बाद में क्या बच जाएगा? टोटल इनकम। सपोज मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना था? 9 लाख। कितना था? 9 लाख। उसमें से मेरे को गवर्नमेंट ने बोला बेटा इन्वेस्ट के, मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, दैट मींस 8 लाख मेरा क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। क्या हो जाएगा मेरा? टोटल इनकम। और याद रखना अपने को टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। यस, यानी जो भी आपको टैक्स भरना, किसे भरना? आपको टोटल इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे क्लियर नोट? यस, यानी याद रखना, इधर किधर लिख भी देना अगर कि टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। टैक्स हम लोग किस पे कंप्यूट करेंगे? टोटल इनकम। किस पे करेंगे हम लोग? टोटल इनकम पे कंप्यूट करेंगे। यस और नो? एंड हाउ विल डिराइव? वापस फटाफट बोलता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद में हेड आपके 5 हेड में डिवाइड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बराबर। जैसे मैं 5 का टोटल करूंगा तो मेरे को 2 प्रोविजन और ध्यान में रखने। पहला कौन सा आपका सर? क्लबिंग का। सेकंड कौन सा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये दोनों मैं अपना प्रोविजन ध्यान में रख दूंगा। फिर क्या मिलता मेरे को? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलता अपने को? ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में हम लोग क्या करेंगे? लेस डिडक्शन। क्या करेंगे? लेस डिडक्शन। क्या आएगा अपने को? टोटल इनकम। क्या आएगा अपने को? टोटल इनकम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, बराबर। इतना खाली मैं बोलता हूं, असेसी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो इंडिया में टैक्स पे करने की लायबल है उसको हम क्या बोलेंगे? असेसी। ठीक है, चलिए उसके बाद पर्सन ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया अच्छे से। अभी आते सर व्हाट इज मीन बाय द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हम लोग किसको बोलेंगे? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 वो क्या बोलता है? असेसमेंट ईयर मींस ईयर विच जिसका पीरियड क्या होगा? 12 मंथ। कितना होगा? 12 मंथ। स्टार्ट कहां से होगा? 1 अप्रैल से, खत्म कभी होगा? 31 मार्च। तो मेरे को सुनना, अपना असेसमेंट ईयर कौन सा है? 22-23। तो स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल 22
और खत्म कभी होता है 31 मार्च 2023, यस और नो, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? असेसमेंट ईयर, यस और नो। नाउ दिस व्हाट इज मीन बाय द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर मीन जस्ट प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर, यानी जो आपका असेसमेंट ईयर अपना कौन सा है 22 23, इसके जस्ट पहले का ईयर कौन सा होगा? आपका प्रीवियस ईयर। अपना प्रीवियस कौन सा होगा? 21 22। तो सुनना, उन्होंने क्या बोला? असेसमेंट ईयर मींस ईयर वी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च, यानी कोई भी साल जो स्टार्ट कहां से होता है 1 अप्रैल से, खत्म कहां पे होता है 31 मार्च को। बट प्रीवियस ईयर मींस ईयर विच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। बट याद रखना, अगर कोई बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है, यानी वो सिंपल सा बोलता है, देखो मैं आपको ना थोड़ा सिंपल बताता हूं। असेसमेंट ईयर मतलब वी कैन से टैक्स पेइंग ईयर। कौन सा बोल सकते हैं हम लोग उसको? टैक्स पेइंग ईयर, टैक्स भरने का साल। एंड प्रीवियस ईयर मतलब वी कैन से अर्निंग ईयर। कौन सा बोलते हैं हम लोग इसको? अर्निंग ईयर, बराबर, कमाने का साल। यानी याद रखना, जैसे अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 21 22, एवाई कौन सा आपका 22 23। इसका मतलब वॉट एवर इनकम यू विल अर्न इन 21 22, आपको टैक्स लायबिलिटी कभी डिस्चार्ज करना है 22 23 में। यानी कमाने का साल कौन सा? 21 22। टैक्स भरने का साल कौन सा? 22 23। इज इट क्लियर नॉट? समझा नहीं समझा? उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर बिजनेस, ये हो गया। अभी सुनना सर, हो सकता है कि मैंने कमाना बीच में स्टार्ट किया, यानी मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसका मैंने ओपनिंग कभी करा 1 अगस्त 2021, कभी करा 1 अगस्त 2021। तो याद रखना, आई विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम 1 अगस्त 2021। मैं कब से स्टार्ट करेगा सर अर्निंग कमाना? 1 अगस्त 2021 से मैं स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अपना ईयर कभी खत्म होगा 31 मार्च 2022, यस और नो। तो वी कैन से दैट इज माय अर्निंग ईयर, दैट इज माय अर्निंग ईयर। टैक्स तो हम लोग अगले साल भरेंगे। टैक्स कौन सा रहेगा? 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23, यानी कौन सा 22 23, यस। तो अभी सुनना, प्रीवियस ईयर तुम्हारा अभी कितना हो जाएगा सब महीने का? देखो प्रीवियस ईयर अगस्त से लेके काउंट करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितना महीना हुआ सर? 8 महीना। कितना हुआ आपका? 8 मंथ। तो प्रीवियस ईयर आपका 8 महीने का हो जाएगा। असेसमेंट ईयर आपका हमेशा 12 महीने का रहेगा। याद रखना, प्रीवियस ईयर ऑलवेज आपका सर, जिस दिन आपने बिजनेस, अगर नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां से लेके 31 मार्च काउंट किया जाएगा। बट असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का ही रहेगा। असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम का नहीं होगा। इज इट क्लियर नॉट? क्या ये समझा नहीं समझा? चलिए, तो याद रखना, नॉर्मली प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है, बट प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, बराबर। बट असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज 12 मंथ्स, वो आपका हमेशा 12 मंथ्स का ही रहेगा, ठीक है, यस और नो। चलिए, उसके बाद में आते हैं सर कभी कभार अनडिस्क्लोज इनकम। क्या होती है? अनडिस्क्लोज, ऐसी इनकम जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया। जैसे एक मूवी आई थी अजय देवगन की, रेड मूवी, बराबर, रेड। अभी ये मूवी के अंदर वो मंत्री के वाद से बहुत सारे पैसे मिल जाते, बहुत सारे पैसे। तो दैट इज द इनकम विच इज नॉट डिस्क्लोज, जो डिस्क्लोज नहीं किया, जो डिस्क्लोज नहीं किया है। तो वो केस में सर क्या वो वाली इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा? ऑब्वियसली सर, वही इनकम तो है जो तुमने गवर्नमेंट को नहीं बताई। तो ऐसे बहुत सारी इनकम है। अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, जैसे सर मैंने जिंदगी में रिटर्न फाइल नहीं किया, बट मैंने 10-15 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, तो गवर्नमेंट बोले कि बेटा ऐसा कौन सा स्कीम है जिसमें तो कुछ नहीं कमा के इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेता है? तो वो केस में गवर्नमेंट बोलते बेटा हमको भी तो बता। मैं वहां पे गया, मीटिंग हुई, बोला सर कुछ मालूम नहीं, पता नहीं कहां से मेरे पास इतना सारा पैसा आ गया, मेरे खुद को कुछ आइडिया नहीं। मैं तो रात को सो रहा था, सुबह देखा तो इतना पैसा मेरे पास में पड़ा है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। क्या गवर्नमेंट ये सब बातों को मानेगी? माँ कसम सही बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट बोलते बेटा माँ कसम पप्पा कसम सब नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पे एक ही है, जस्ट टेल मी द सोर्स। अगर तू सोर्स नहीं बताता, दैट मीन्स दैट इनकम इज, दैट इन्वेस्टमेंट इज अनडिस्क्लोज। समझाइए, एक होता है अनडिस्क्लोज इनकम, आपने कमाया वो आप नहीं बता रहे कि इतना सारा पैसा कहां से आए। एक आता है अनडिस्क्लोज एक्सपेंसेस। आपने जैसे एग्जांपल लेते हैं सर, मैं पूरे साल में रिटर्न फाइल करता है 2 लाख का या 5 लाख का, 5 लाख का रिटर्न मैं पिछले 10 साल से फाइल कर रहा हूं, 5 लाख इंटू या 20 साल से फाइल करता हूं। चलो 5 लाख इंटू 20 कितना होता है? 1 करोड़ रुपया। यानी 20 साल से मैं रिटर्न फाइल करके 1 करोड़ का इनकम बताया है। बट जैसे मेरी बेटी का शादी आया या बेटे का शादी आ गया, मैंने पूरा 50 करोड़ का खर्चा कर लिया। अरे बिंदास, अमिताभ को बुलाओ, शाहरुख को बुलाओ, सलमान को बुलाओ,
बोला खर्चा बहुत खतरनाक हुआ, इतना हाईलाइट हो गया कि इनकम टैक्स वाले न्यूज पे देख रहे हैं या फिर टीवी में देख रहे हैं कि भाई एक बंदे ने बोलते ना आलीशान एंगेजमेंट और शादी करवाई। अभी बोला इनकम टैक्स बोलता है भाई इसका कुंडली निकालो, कुंडली निकालो तो मालूम पड़ा पिछले 20 साल से मैं 5-5 लाख के रिटर्न फाइल कर रहा हूं। वो मेरे को अपनी इनकम टैक्स खुद आएगी शादी में खाना वाना खा के बोलेगी भाई ये सब कहां से लाया। बोला सब बस भगवान की मेहरबानी है, भगवान ने ऑटोमेटिक पैसा भेज दिया। अरे मेरे को क्या हुआ ऐसा मानेंगे, बोलेंगे बेटा ऐसा नहीं है, सोर्स बता। सोर्स नहीं बता पाया तो वॉट एवर मैंने खर्चा किया ना, क्या हो जाएगा, अनडिस्क्लोज एक्सपेंसेस, यस और नो। तो ये सब जो इनकम होती है ना, इस पे टैक्स रेट कितना लगता है, 78%। अभी के लिए इतना याद रखो, आगे जाके मालूम पड़ेगा। देखो मेन टैक्स कितना है, 60%। 25% क्या लगता है, सरचार्ज, एंड 4% क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यस और नो। तो जब आप टोटल मारोगे कितना आया था, 78%। इसके ऊपर ये अप्लाई करना, फिर दोनों आएगा, उसके बाद में ये अप्लाई करना, ऐसे क्लियर। तो 78% टैक्स लगता है कौन सी, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, अनडिस्क्लोज इनकम पे, यस और नो। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, सुनना विधान से। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा सर, कि सर नॉर्मली मेरा प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका सर, असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ये सोना। यानी प्रीवियस ईयर कौन सा आपका 21-22, असेसमेंट ईयर कौन सा आपका 22-23। यानी याद रखना, नॉर्मली प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू असेसमेंट ईयर। यानी आपको कमाना 21-22 में, बट टैक्स कभी भरना आपको 22-23 में आपको टैक्स भरना है, यस। बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन केसेस वेयर प्रीवियस ईयर भी 21-22 ही रहेगा और आपका असेसमेंट ईयर भी कौन सा रहेगा, 21-22 ही रहेगा। यानी दोनों सेम हो जाएंगे। वो केस कौन से, यानी सुनना, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर। नॉर्मली हम लोग वही बोलते हैं, प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर, बट समटाइम्स योर प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर। तो वो केस कौन कौन से, यानी वी कैन से दैट इज अ एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ये एक्सेप्शन से, वेर प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर असेसमेंट। यानी वो क्या बोलते, देखो नॉर्मली प्रीवियस जिस साल मैं कमा रहा हूं वो साल मेरे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं, मेरे को उसके अगले साल टैक्स भरना है, ये तो कॉन्सेप्ट अपना। बट अभी वो क्या बोलते हैं, समटाइम्स प्रीवियस ईयर अपना इक्वल टू असेसमेंट, यानी जिस साल तू बेटा कमाया ना वही साल में तेरे को टैक्स भरना है। जैसे पहला केस, सपोज कोई भी पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, क्या वापिस आएगा वो, क्या वापिस आएगा, वो बीच में छोड़ के चला गया, 4 महीना यहाँ पे कमाया, अब बोला कि सर बस मैं इंडिया को बाय बाय कर रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं वहां पे सेटल हो जाऊंगा। तो उसको सबसे पहले बोलेंगे बेटा टैक्स भरा कि नहीं भरा। तो वो अपने को ज्ञान नहीं बांटेगा, सर वॉट एवर इनकम यू विल अर्न इन प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। मैं बोला बेटा तू आगे नहीं पढ़ा, तेरे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, तू जिस दिन जा रहा है ना वही टाइम पे टैक्स भर के निकलना है तेरे को, यस और नो। सेकंड कौन सा सर, अगर कोई शिपिंग बिजनेस में कौन आ रहा है, नॉन रेसिडेंट, अगर कोई एनआर जो शिपिंग बिजनेस में है तो उसको बोला कि बेटा जब भी तू इंडिया से निकलेगा ना वही टाइम पे तेरे को टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है, तेरे को माफ नहीं किया जाएगा। कि तू ऐसा नहीं, अभी वो बंदा चला गया शिपिंग बिजनेस करके, क्या वो अगले साल आएगा, क्या गारंटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले साल वापस आएगा। तो उसको बोला गया बेटा अभी अगर तू कमाया ना अभी का अभी तू टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दे, यस और नो। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद में, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि एक बंदा क्या कर रहा है, पैसा असेट ट्रांसफर कर रहा है जस्ट फॉर दी अवॉइडिंग टैक्स, जस्ट फॉर दी अवॉइडिंग टैक्स, तो यस वो उसको बोल सकता है कि एक काम कर, इस प्रॉपर्टी पे अभी का अभी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर। क्यों, क्योंकि अगर मैंने अभी तेरे पास से टैक्स नहीं लिया तो तू किसी दूसरे को ट्रांसफर करके टैक्स बचा लेगा, यस और नो। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई बिजनेस चला बीच में ही बंद हो गया तो उसको क्लियरली बोला कि बेटा तेरे लिए कोई असेसमेंट या अगला साल नहीं है, तू आज ही बंद हुआ, बंद होने के बाद में तू कौन सा हमको सामने से टैक्स देने आएगा। एक काम कर, जब बिजनेस बंद कर रहा है वहां तक का पूरा टैक्स लायबिलिटी टू डिस्चार्ज क्या कर दे, तू डिस्चार्ज कर दे, यस और नो। एओपी एजेपी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, बराबर, यस। यानी एओपी बीओआई एजेपी, आपने कुछ पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर के लिए स्टार्ट किया शॉर्ट टर्म, यू कैन से कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट किया है, बराबर। तो आपने अगर ऐसा कुछ काम किया है इन दैट केस आपको क्या होगा सर, प्रीवियस ईयर विल बी योर असेसमेंट ईयर, यानी आपको वही टाइम पे टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना, यस और नो। चलिए नेक्स्ट आते हैं टैक्स स्टेट्स। क्या आते हैं हम लोग, टैक्स स्टेट्स।
सर टैक्स रेट क्या है, सुना भी ध्यान से। सबसे पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल, एजेपी, नॉन रेसिडेंट, एक्सक्लूड रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन और रेसिडेंट सुपर, ये पढ़ेंगे आगे। तो वो क्या बोलते हैं, नॉर्मली आपका रेट कौन सा है सर, अगर टोटल इनकम, याद रखना मैंने अभी बोला था कि जब अपन ने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सीखा था, तो याद रखना टैक्स विल बी चार्ज ऑन टोटल इनकम। वापस मैं एक बार लेके जाता हूं, वहां पे देखो, यहाँ पे लिखा ओपन है टोटल इनकम, और यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम, यानी जो भी आप टैक्स कंप्यूट करोगे दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। सुना विधान से, अमाउंट अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख कितना है 5%, 5 लाख टू 10 लाख कितना है 20%, अबाउट 10 लाख कितना 30%। यानी नॉर्मल, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, उनके लिए क्या बोले, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख आपका 20%, अबाउट 10 लाख कितना हो जाएगा आपका 30%। ये सुनो, सुनना विधान से। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज एक पर्सन जिसका अपने को टोटल इनकम दिया हुआ है, पहले एक बार ध्यान से एक बार देख लेना, फिर आप वापस ये क्वेश्चन को एक बार कर लेना, ठीक है। टोटल इनकम मेरे को दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 9 लाख रुपए, कितना दिया है 9 लाख, सुना ध्यान से, 9 लाख दिया है। अभी अपने को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स, तो अपन ने पढ़ा ऑलरेडी अप टू 2,50,000 नील, क्या है नील है। उसके बाद में सर 2,50,000 से लेके 5 लाख, 2,50,000 से लेके 5 लाख। अभी सिंस अपना इनकम 9 लाख है, यानी मेरे को 2.5 लाख से लेके 5 लाख का लिमिट क्रॉस कर गया, ये पूरा कवर हो गया, तो यहां पे डिफरेंस कितना है 5 लाख माइनस 2,50,000 कितना आता है 2,50,000, कितना आता है 5%, आंसर आएगा आपका 12,500, 12,500। उसके बाद में एक मिनट, उसके बाद में हम लोग आएंगे सर 5 लाख टू 10 लाख। नेक्स्ट अपना कौन सा इनकम है 5 लाख टू 10 लाख, बट मेरे को 10 लाख तक जाना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सर 10 लाख तक जाने की जरा भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अपना इनकम ही कितना है सर 9 लाख, तो 5 लाख से 9 लाख कितना डिफरेंस आ गया 9 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 20% कितना आता है 80,000, कितना आएगा 92,500। समझा नहीं समझा? तो आपको सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि सर मैं कहां तक जा सकता हूं। जैसे यहां पे इनकम कितना आपका 9 लाख है, तो अपने को सबसे पहले ध्यान है 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख, तो अपन ने क्या किया 5 लाख में से 2,50,000 लेस किया, कितना आ गया 2,50,000, इस पे कितना 5%, 12,500। फिर नेक्स्ट कौन सा 5 लाख से 10 लाख है, बट मेरे को 10 लाख तक क्यों जाने का, नहीं जाने का ना, क्यों, क्योंकि इनकम कितना अपना 9 लाख है, तो मैं कहां तक जाएगा 9 लाख तक जाएगा, तो 9 लाख तक हम लोग क्या करेंगे सब 5 लाख से 9 लाख कितना हो गया 4 लाख का डिफरेंस, उस पे 20% हम लोग क्या करेंगे टैक्स पे करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? समझाइए, सुना विधान से। चलिए अभी जैसे आप ये समझ गया, तो एक क्वेश्चन आप करना तो मालूम पड़ेगा क्या होता है आंसर, ठीक है। टोटल इनकम इक्वल टू 20 लाख, इक्वल टू 20 लाख, ठीक है। चलो करो जल्दी से, जल्दी मैं देख रहा हूं, जल्दी जल्दी करिएगा। डन। एक बार चेक करना आंसर ये है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर रेसिडेंट इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे मैंने उसको रेड कलर से हाईलाइट मार्क किया हुआ है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल। यस सुन, यानी याद रखना रेसिडेंट में दो लोग आएंगे, एक आता है आरओआर और एक कौन सा आता है आरएनओआर। ये ध्यान से सुनना उसको, रेसिडेंट जब भी लिखा है कहाँ पे, इट इंक्लूड्स 2 इंसान, आरओआर और आरएनओआर, ठीक है। Being a senior citizen age more than equal to 60 years but less than 80 years in a previous year,
यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये खाली ROR RNOR के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको लगता है कोई कौन है नॉन रेसिडेंट, कौन है कोई नॉन रेसिडेंट, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन रेसिडेंट। यानी ये किन के लिए मालूम है? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स इन प्रीवियस ईयर। इन कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। तो वहां पे लिमिट कौन सा? 3 लाख तक नील, 3 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख कितना आपका 30%। सुना भी ध्यान से। जैसे यही मैं 9 लाख पे इनकम निकालता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा सर? टोटल इनकम आपका कितना है? 9 लाख, और एज वो बंदे का कितना है? 62 ईयर्स। इसका मतलब ये अपना सीनियर सिटीजन, कौन है अपना? सीनियर सिटीजन। और सिंस ये सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब होगा ये इसके लिए 3 लाख का लिमिट एप्लीकेबल रहेगा। चलो अप टू 3 लाख क्या होगा? नील। 3 लाख से लेके 5 लाख कितना डिफरेंस आता है? 2 लाख का, 2 लाख का 5% कितना? 10,000। एंड 5 लाख से लेके 9 लाख, 4 लाख कितना आएगा? 80,000। 80 और 10 कितना हो गया? 90,000। कितना हो गया आपका? 90,000 आपका टोटल होगा। ये सुनो, समझा नहीं समझा? इज इट क्लियर? सुना भी ध्यान से। तो यही सेम आपका 20 लाख का रहेगा कि अगर सीनियर सिटीजन है तो आप क्या करोगे। ठीक है, चलो जल्दी निकाल देना। उसके बाद में हम लोग आंसर नेक्स्ट आते हैं। इसका आंसर आएगा 4,10,000। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर रेसिडेंट इंडिविजुअल। यानी ये भी जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही एप्लीकेबल है। बीइंग सुपर सीनियर सिटीजन एज मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स एंड अबव इन द प्रीवियस ईयर, एंड अबव इन द प्रीवियस ईयर। ये सुना भी ध्यान से। चलिए टोटल इनकम कितना है? 5 लाख तक नील, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख कितना रहेगा आपका? 30%। अबाउट 10 लाख कितना रहेगा आपका? 30%। यस और नो? सुना भी ध्यान से। अभी मेरे को बोलो ये चीज, ये केस में हम लोग क्या करते हैं सर? अगर जिसका एज मोर देन इक्वल टू 80 ईयर्स एंड अबव है तो उनकी लिमिट कौन सा रहेगा? 5 लाख तक नील, 5 टू 10 लाख अपना और 20%, अबाउट 10 लाख कितना हो जाएगा आपका? 30%। इसलिए याद रखना नील के बाद में सीधा 20, यू कैन नॉट अप्लाई लाइक 5%। ठीक है, याद रखना। अगर सुपर सीनियर सिटीजन, कौन है सुपर सीनियर सिटीजन, तो उसके लिए कंपल्सरी क्या है सर? कंपल्सरी 20% है आफ्टर 5 लाख, अप टू 5 लाख नील, 5 लाख टू 10 लाख कितना आपका? 20%, मोर देन 10 लाख कितना आपका सर? 30%। इज इट क्लियर और नॉट? समझा नहीं समझा? चलिए, तो ये आपका क्या था? पार्ट था। यस और नो? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक क्लैरिफिकेशन था, वो इसके लिए था, मैं आपको समझा दो क्यों होता है ऐसा। सुना ध्यान से। होता ये, देखो अपने को क्या बोले मालूम है कि सर 60 साल जो भी देखते हैं हम लोग, 60 ईयर्स इन अ प्रीवियस ईयर, इन अ प्रीवियस ईयर। तो हो सकता है जैसे याद रखना अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 21 और खत्म कभी होता है? 31 मार्च 22। याद रखना अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21 22। और अपना असेसमेंट ईयर कौन सा आपका? 22 23। स्टार्ट कहां से होता है सर? 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23। बराबर। तो सपोज सर एक बंदा जिसका एज चल रहा था 59 ईयर्स, क्या चल रहा था? 59 ईयर्स, और उसका बर्थडे आता है 1 अप्रैल। कभी आता है? 1 अप्रैल। तो मेरे को बोलो 1 अप्रैल को 22 को वो 60 साल का हो जाएगा। बराबर। बट वो क्या बोलते हैं कि बेटा जो लिमिट है 3 लाख का, 5 लाख का, जो भी तेरे को अप्लाई करना है वो करना है, आपको एज देखना है कौन सा? प्रीवियस ईयर का आपको एज देखना है। और प्रीवियस ईयर का अपना एज कितना है सर? 59। तो ये थोड़ा सा ना वो हो रहा था कि सर करे तो करे क्या। यानी सर तो सिंपल सा लोग बोलते हैं करने की बात क्या? 59 मतलब क्या लेंगे? 2,50,000। बराबर, बिकॉज वो 60 साल का है नहीं। हाँ, अगले साल से वो 3 लाख का हो जाएगा। बट कोई क्या बोलता मालूम है कि सर देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आज डेट कौन सा है? 12 अगस्त है, 12 अगस्त है। बराबर। अभी ये महीना चला, अगर यहां से एक महीना काउंट करना है तो मैं लेता हूं 11 सितंबर। मैं क्या लेता हूं? यानी 11 सितंबर को मेरा मंथ कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स दैट जो 59 ईयर्स है ना, ये 31 मार्च को क्या हो जाएगा? 60 ईयर्स का बंदा हो जाएगा। और यहां पे 60 ईयर्स एंड 1 डे स्टार्ट हो जाता है। बराबर। यस और नो? यानी यू कैनॉट से लाइक दैट कि फ्रॉम 12 अगस्त टिल
12 सितंबर एक महीना होता है। नहीं भाई नहीं 12 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक क्या होता है सर आपका एक महीना हो जाता है। और हाँ 12 सितंबर से लेके फिर आपका पहला नया दिन स्टार्ट हो जाता है। यस और नो। तो याद रखना उन्होंने क्या बोला है, अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है और प्रीवियस ईयर में भले ही उसका एज 59 है तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन। सीनियर बिकॉज सर 31 मार्च को वो 60 साल का एज अटेंड कर देता है। इज इट क्लियर नॉट? समझा नहीं समझा? और यही अगर यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे 79 है और यहाँ पे 80 का हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन। इज इट क्लियर नॉट? बराबर समझा नहीं समझा? चलिए सुना भी ध्यान से। तो ये होने के बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं सर, ये हम लोग कभी पढ़ेंगे जब ना लास्ट रिवीजन लेक्चर रहेगा तब हम लोग 115 बीएससी पढ़ेंगे। बट अगर किसी ने ऑलरेडी अगर पढ़ लिया है तो ये ऑलरेडी आप हमारे साइट यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो एक स्टिकी मार्क लगा हुआ है, डोंट फॉरगेट। और याद रखना हम वही इंसान है जो बोलेंगे बेटा मत भूलना, तो वही हम लोग सबसे पहले भूलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A एप्लीकेबिलिटी ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। अगेन द अंडरलाइन कर लेना उसको, रेसिडेंट इंडिविजुअल। क्या होना, रेसिडेंट इंडिविजुअल। यानी ये रिबेट किसको मिलेगा, ओनली रेसिडेंट। और रेसिडेंट मतलब दो लोग हैं, ROR और RNOR। यस ये दो लोग हैं जिनको रिबेट मिलेगा। यस और नो। हुज टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, 12,500। टैक्स पेबल विच एवरेज लो, जिनका टोटल इनकम, याद रखना टोटल इनकम कभी मिलता है आपको सर, आप GTI माइनस डिडक्शन क्या आएगा आपको, टोटल इनकम। यस और नो। यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शन लेस कर दोगे क्या तुमको मिलेगा, टोटल इनकम तुमको मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बराबर यस और नो। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कितना मिलेगा सर, 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। जितना आपको लोअर रहेगा उतना आपका क्या आ जाएगा सर, डिडक्शन, अपना रिबेट आपको मिल जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे अपना ग्रॉस टोटल इनकम था 6,50,000 लेस डिडक्शन। डिडक्शन अपना कितना था, 1,60,000। तो यहाँ पे आएगा 4,90,000। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। तो अभी सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि भाई रेसिडेंट इंडिविजुअल है या नहीं है। यस। सेकेंड कौन सा, अगर है तो तेरा इनकम टोटल इनकम 5 लाख से कम है या नहीं है, 5 लाख या उससे कम है तो यस आई एम अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, मेरा इनकम 5 लाख से कम है। कौन सा, टोटल इनकम। यस और नो। आफ्टर डिडक्शन वाला इनकम ये भी कम है, यस रिबेट मिलेगा। सबसे पहले कैसे निकालते, टैक्स निकालो, अप टू 2,50,000 नील। अभी मेरे को 2,50,000 से लेके कहां तक जाना, अपने को ओनली 4,90,000 तक ही जाना। कहां तक जाना, 4,90,000। कितना आएगा, 2,40,000 का डिफरेंस आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5% कितना आता है, 12,000। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना आता है, 12,000। बट लेस सर रिबेट मिलेगा, यस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिलेगा, लोअर ऑफ जितना आपको टैक्स भरने को आता है 12,000 और अपना लिमिट कौन सा है, 12,500 विच एवर इज लोअर। तो कितना मिलेगा, 12,000। तो टैक्स लायबिलिटी क्या आएगा, नील। यानी याद रखना मैंने रिबेट का ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया था। आई एम अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, मेरा टैक्स लायबिलिटी सर अपना टोटल इनकम 5 लाख से कम है और मेरे को रिबेट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? बट सर रिबेट, अभी एक चीज बोल लो, याद रखना आगे हम लोग पढ़ेंगे बट अभी से अच्छे से याद रखना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज हाउएवर नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट 112A ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। यानी 112A वाली इनकम पे रिबेट नहीं मिलेगा। यस क्या होता है 112A, ऑलरेडी आपको अवेयर रहेगा।
बट अभी के लिए मैं बोलता हूँ याद रखना, भूलना मत, 112A को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम है उस पर रिबेट मिलेगा, उस पर रिबेट मिलेगा, बट 112A पे रिबेट नहीं मिलेगा। ऐसे क्लियर? सुना, इतना होने के बाद में अपन ने कुछ नॉन रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नोट रखे। पहला, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉन रेसिडेंट को हमेशा 2.5 लाख का मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। यानी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन रेसिडेंट का एज कितना 85 ईयर्स, तो उसको हम लोग 5 लाख का स्लैब नहीं देंगे, बिकॉज याद रखना ये 5 लाख के स्लैब ये सब किन के लिए? अपने लोगों के लिए। अपने लोग कौन कौन है? ROR और RNOR। नॉन रेसिडेंट को 2,50,000 का मिलेगा, ये ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, नॉन रेसिडेंट 2,50,000 का मिलेगा। 3 लाख और 5 लाख किन के लिए? सुपर सीनियर सिटीजन और आपका सीनियर सिटीजन, वो भी कौन से? रेसिडेंट इंडिविजुअल। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नो रिबेट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 87A। अपन सर उनको रिबेट तक भी नहीं देंगे, उनको रिबेट तक भी नहीं मिलेगा अंडर 87A। इज इट क्लियर? यानी रिबेट भी किसको मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। याद रखना HUF को भी नहीं मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही रिबेट मिलेगा। और रेसिडेंट में कौन आते हैं? ROR और RNOR। इज इट क्लियर? पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स कितना? फ्लैट 30% है। लोकल ऑथर पे कितना? फ्लैट अपना फ्लैट 30% है। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर टोटल इनकम 10,000 तक है तो 10% है, 10,000 से 20,000 20%, अबव 20,000 30%। यस और नो? यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। 10,000 तक 10%, 20,000 20%, अबव 20 30। जैसे इनका इनकम कितना 80,000 है तो हम लोग बोलेंगे पहले 10,000 पे कितना है सर? 10%, कितना आएगा? 1,000। उसके बाद में 10,000 से लेके कितना? 20,000, वापस कितना आया? डिफरेंस आया 10,000। 10,000 पे कितना? 20%, कितना आएगा? 2,000। और बाद में सर 20,000 से लेके 80,000, कितना डिफरेंस है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना? 30%, कितना आएगा? 18,000। 18 तो 20 और कितना आएगा? 21,000। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टैक्स लायबिलिटी। इज इट क्लियर और नॉट? अभी आते हैं सर कंपनी। कंपनी के लिए टैक्स लायबिलिटी क्या है? ठीक है, तो पहली कंपनी एक कौन सी होती है? डोमेस्टिक। एक कौन सी? फॉरेन। फॉरेन कंपनी पे सीधा कितना है? 40%। कितना आपका? 40%। बट डोमेस्टिक कंपनी पे 2 रेट है। पहला कौन सा? इफ टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 2019-20 इज लेस देन इक्वल टू 400 करोड़, देन टैक्स रेट इक्वल टू 25%। बराबर सुना विधान से? यानी वो क्या बोलता है? देखो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अपना असेसमेंट ईयर कौन सा है? 22-23। यानी क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आपको कौन सा पूछते हैं? 22-23 AY का पूछेंगे। अभी प्रीवियस ईयर कौन सा? 21-22। तो अपने को ना एक इंडियन कंपनी का डिटेल दिया, लेट अस टेकन पतंजलि लिमिटेड का अपने को डिटेल दिया हुआ है। यस, वो क्या बोल रहे हैं उसके अंदर कि सर अगर इनका टर्नओवर अपने को दिया हुआ, एक तो दिया अपने साल का 21-22 का है, वो कितना दिया? 450 करोड़। और मेरे को टर्नओवर दिया है 19-20 का, वो कितना दिया है? 350 करोड़। कितना दिया है? 350 करोड़। और मेरे को प्रॉफिट दिया है टोटल इनकम अपना कौन सा? प्रीवियस ईयर 21-22 का, वो मेरे को दिया 50 करोड़। कितना दिया? 50 करोड़। तो अपने को टैक्स किस पे भरना है? टोटल इनकम पे भरना है। किस पे भरना है? टोटल इनकम। और अपना साल भी कौन सा है? एक मिनट, अपना साल कौन सा सर? प्रीवियस ईयर 21-22 का। इनकम कितना? 50 करोड़। तो मैंने यहां पे बोला चलो 50 करोड़ पे अपने को टैक्स बना है, बट टैक्स रेट कौन सा अप्लाई करे? 25 या 30%? तो उन्होंने क्या बोला? 25 आपको मिलेगा। कभी मिलेगा? अगर प्रीवियस ईयर 19-20 का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है। यानी बेटा अगर तू 19-20 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम करा है तो तेरे को ये साल में 25% मिलेगा। तो मैंने क्या चेक किया? 19-20 का टर्नओवर चेक किया, कितना है सर? 350 करोड़। तो यस आई कैन से दैट कि माय टर्नओवर, माय कंपनीज टर्नओवर इन द 19-20 लेस देन इक्वल टू 400 करोड़। देयरफॉर यहाँ पे कितना आएगा? 25%। और वी कैन से 12.5 करोड़ विल बी योर टैक्स लायबिलिटी। ये आपका क्या आ जाएगा? टैक्स लायबिलिटी। सुनना अगेन, मैं आपको बता सकता हूं कि ये 19-20 हम लोग क्यों लेते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ। तो अभी खाली एग्जाम के लिए याद रखना कि अगर 19-20 मेरा टर्नओवर कितना है? 400 करोड़ या उससे कम है, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगा? 25%। इफ मेरा कंपनी कौन सा है? डोमेस्टिक है।
अदरवाइज मेरा 1920 में टर्नओवर कितना है सर, 400 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरे को हर साल कितना पे करना है, 30%, यस और नो। और फॉरेन कंपनी कितना रहेगा, 40%। चलिए, और बहुत सारे आपके रेट है 15-22%, बट ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, जब सीए फाइनल कहाँ पे आएंगे, सीए फाइनल में आएंगे। यस, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सब रेट्स, फ्लैट रेट्स आपको रिस्पेक्टिव हेड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, आईएफओएस, सब वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यस और नो। ये हमने डिस्कस कर लिया 78% वाला। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कौन सा आपका, सरचार्ज। कौन सा आपका, सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, सुना देखो, दो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा हमने ऑलरेडी रिबेट, क्या पढ़ा हमने, रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अंडर सेक्शन 87A, ये हमने पढ़ा है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले सरचार्ज, क्या पढ़ने वाले हम लोग, सरचार्ज। याद रखना, रिबेट विल बी एप्लीकेबल फॉर द गरीब इंसान। और गरीब किसको बोलेंगे, जिसका टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू कितना है, 5 लाख रुपया। कितना है, 5 लाख रुपया। सरचार्ज किसको होगा, वो इतना तो फिक्स है कि सरचार्ज हम लोग पैसे वाले से चार्ज करेंगे। जो पैसे वाले, उनको गवर्नमेंट बोलते हैं अरे बेटा तू पैसे वाला ना यार, तो तू एक काम कर और एक्स्ट्रा पैसा हमको दे। ये क्या होता है, सरचार्ज। क्या होता है आपका, ये सरचार्ज। बट याद रखना, रिबेट किसको मिलता है, गरीब इंसान। किसको मिलता है, आपके गरीब इंसान को। सुनना भी ध्यान से। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, यानी अगर ये लोग हैं और इनका टोटल इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज जीरो है, एक भी सरचार्ज आपको पे नहीं करना है। बट अगर इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक का है, यानी 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक है, कितना पे करेंगे, 10%। कितना पे करेंगे हम लोग, 10%। 1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ तक, कितना होगा, 15। 2 करोड़ से 5 करोड़, कितना, 25। और 5 से कितना, 37%। कितना आपका, 37%। यस और नो। ये क्या आपका सरचार्ज, क्या आपका सरचार्ज है। किसके लिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए ये वाली रेट है, यानी अप टू 50 लाख 0% सरचार्ज है। हम आपको गरीबी मानेंगे। 50 लाख से लेके अगर 1 करोड़ है तो कितना, 10%। कितना है, 10%। 1 करोड़ से लेके आपका 2 करोड़ है, कितना रहेगा, 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ है, कितना रहेगा, 25%। एंड मोर देन 5 करोड़ कितना रहेगा, 37%। यस और नो। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी है, तो वो केस में क्या बोला, मोर देन 1 करोड़ रहेगा 12% सरचार्ज। एक ही रेट है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनका टोटल इनकम, याद रखना टैक्स नहीं है, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए तो 12% सरचार्ज लेवी किया जाएगा, उसको पैसे वाला माना जाएगा। अभी कंपनी के अंदर दो है, पहला कौन सा, डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड कौन सा, फॉरेन कंपनी। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है, बराबर, तो कितना रहेगा सर, 7% या 2%। बट 10 करोड़ से ज्यादा कितना रहेगा, 12 या फिर 5%। याद रखना, अभी भी बोल रहा हूं, ये सब कौन सा है जो हम लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, ये कौन से है, टोटल इनकम। कौन सा है, टर्नओवर भी नहीं है। ये क्या है, अगर आपके एक पर्टिकुलर जिसका आप देख रहे हो उसका टोटल इनकम अगर रिस्पेक्टिव अमाउंट से ज्यादा है, देन सरचार्ज विल बी लेविड। टर्नओवर चेक नहीं करना है, समझाइए। तो सुनना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए, बिकॉज याद रखना, अपने सीए इंटर में इंडिविजुअल्स का हम लोग टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, तो वहां पे क्या बोला, अगर टोटल इनकम अपना अप टू 50 लाख है तो टैक्स रेट क्या रहेगा, 0। सरचार्ज क्या रहेगा, 0। 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ तक है तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग 10% चार्ज करेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ तक है तो 15%। 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक है तो कितना रहेगा सर, 25%। 5 करोड़ से भी ज्यादा है, कितना रहेगा, 37%। इज इट क्लियर नोट, समझा नहीं समझा, चलिए सुना ध्यान से। कैपिटल गेन, मैंने सब चीजें आपको रखी हुई है, ये हम लोग कैपिटल गेन में ऑटोमेटिकली वी विल डिस्कस, हम लोग ऑटोमेटिकली उसको डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बात है, मार्जिन लिप। यस, उससे पहले मैं आपको सरचार्ज का एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि अपने को मालूम पड़ेगा कि भाई है क्या। चलिए, क्वेश्चन किसका, सरचार्ज का। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल की। ये इंडिविजुअल है मिस्टर राहुल, जिसका एज कितना है,
25 ईयर्स, अपने को डिटेल दिया हुआ है टोटल इनकम इक्वल टू 51 लाख। कितना इनकम दिया अपने को? 51 लाख अपने को टोटल इनकम दिया हुआ है। चलो सबसे पहले याद रखना सरचार्ज कैसे चार्ज करते हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, बिकॉज मिस्टेक करने का सवाल आता ही नहीं अपने को। चलिए हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले अप टू 2,50,000 नील, बिकॉज राहुल 25 ईयर्स के राहुल है, मतलब नाम से तो रेसिडेंट लग रहा है। यस उसके बाद में 2,50,000 से लेके 5 लाख कितना डिफरेंस है? 5 लाख, सॉरी 2,50,000 का डिफरेंस है, उस पर कितना लग जाएगा? 5%, 12,500। उसके बाद में सर 5 लाख से लेके हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे? 10 लाख तक, बिकॉज अपने को बहुत दूर जाना, अभी तो 51 लाख तक जाना है, तो 10 लाख तक कितना रहेगा सर आपका? 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख आ गया। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% कितना आएगा? 1 लाख रुपया। अभी अपने को 10 लाख से भी ऊपर जाना है, बट कहां तक पहुंचना है? 51 लाख तक पहुंचना है, यस और नो। चलो कितना आता है? 41 लाख। उस पे हम लोग अप्लाई करेंगे 30%। कितना अप्लाई करेंगे? चलो 41 लाख मल्टीप्लाई 30% कितना आता है? सॉरी 12,30,000 प्लस अपन करेंगे 1,12,500, तो आपका आंसर आता है 13,42,500। यस अभी सुनना, 13,42,500 आपका आंसर है। प्लस अभी मेरे को बोलो अपना इनकम कितना है राहुल का? 51 लाख। कितना है? 51 लाख। इसका मतलब वो तो भाई 50 लाख से ज्यादा कमा लिया। तो हम लोग बोलेंगे बेटा तेरे को क्या लगने वाला है? सरचार्ज। तू तो क्या बन गया? पैसे वाला इंसान बन गया। तो तेरे को सरचार्ज लगा कितना लगेगा? पहला 10%। यस अगर 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है, कितना चार्ज करेंगे? 10%। तो 13,42,000 का 10% कितना होता है सर आपका? 13,42,500। टोटल करो 14,76,750। इतना उसको टैक्स भरना पड़ेगा। याद रखना सरचार्ज, अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं भूलना मत, सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑलवेज ऑन टैक्स अमाउंट एंड नॉट ऑन आपका इनकम अमाउंट। यहां पे मैं लिखा हुआ भी है, ध्यान से सुनना। यहां पे नोट, सरचार्ज इज ऑलवेज चार्ज ऑन टैक्स अमाउंट एंड नॉट ऑन इनकम अमाउंट। ये हमेशा याद रखना, यानी जब भी आप सरचार्ज अप्लाई करोगे यू हैव टू अप्लाई ऑन टैक्स अमाउंट। यानी यहां पे अपने क्वेश्चन में टैक्स अमाउंट कितना दिया था सर? 13,42,500। तो अपन ने सरचार्ज अप्लाई किस पे किया? उस पे 10% हमने क्या किया है? अप्लाई किया। इज इट क्लियर और नॉट? समझा नहीं समझा? चलिए उसके बाद में ये होने के बाद में फिर हम लोग आगे आते हैं, सर। चलिए तो याद रखना सरचार्ज इज ऑलवेज चार्ज ऑन टैक्स अमाउंट नॉट ऑन इनकम अमाउंट। तो जो भी आप कंप्यूट करें वो आपको टैक्स अमाउंट पे सरचार्ज चार्ज करना। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अभी सुनना। अभी देखो हुआ ये कि अपन ने 51 लाख पे टैक्स कितना निकाला है? 14,76,750। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। राहुल जो है ना, राहुल क्या बोलता है कि सर मेरा टोटल इनकम जो है ना वो कितना है? 51 लाख। कितना है? 51 लाख। ये मेरा कौन सा इनकम है? टोटल इनकम मेरा कितना है? 51 लाख। और सर उस पे मैं जो टैक्स भर रहा है ना, टैक्स पेबल ऑन माय टोटल इनकम सर 14,76,750 आ रहा है। बोलता सर इतना कोई टैक्स लेता है क्या? मतलब सर ये तो हद हो गई। 51 लाख में इनकम है मेरा, एक्चुअल इनकम मेरा 51 लाख, और सर लोग टैक्स ले रहे इनकम टैक्स वाले 14,76,750। सर बहुत ज्यादा टैक्स हो गया सर, एक्चुअली बर्बाद हो जाएंगे इतना भरेंगे तो। मैं बोला देख राहुल ऐसा होता है कि 50 लाख से ऊपर गया ना तो तेरे को क्या लगता है? सरचार्ज। क्या लगता है तेरे को? सरचार्ज लग जाता है, यानी तेरे को सरचार्ज भी पे करना पड़ा। देखना तूने अराउंड 1,34,250 तूने सरचार्ज पे किया है।
तो राहुल बोलता है सर ये तो भी गलती हुआ ना यार, कितने तक कमाएंगे तो सरचार्ज नहीं लगता। मैं बोला देख जैसा तेरा लिमिट है ना, वहां पे अगर तू 50 लाख तक कमाता है सपोज, यानी राहुल को मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि राहुल इफ योर टोटल इनकम इज कितना 50 लाख, कितना 50 लाख, तो तेरे को सरचार्ज नहीं लगता। तो बोलता है सर तो टैक्स कितना आएगा। मैं बोला चलो भाई निकालते हैं, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख कितना परसेंट रहेगा आपका 12,500 में सीधा लिख देता हूं। 5 लाख से लेके 10 लाख कितना रहेगा 1 लाख। और अभी मेरे को 10 लाख से कहां तक जाना है 50 लाख तक ही जाना है। 10 लाख से लेके 50 लाख कितना रहेगा आपका 40 लाख पे 30% कितना आता है 12 लाख। कितना आएगा 12 लाख। टोटल मार दो 12 लाख को 1,12,500 13,12,500। बोला सर सरचार्ज, अरे मैंने कहा भाई सरचार्ज ऐड करना होता तो मैं तो किस चुका था, यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं। बिकॉज राहुल का अगर इनकम 50 लाख है तो अपने को मालूम 50 लाख पे कोई सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। चलो तो टैक्स कितना आएगा राहुल को 13,12,500। बोलते सर क्या बात करो इतना पैसा बच जाता है। मैं बोला बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इतना क्यों ली। मैं बोला देख राहुल एक काम करते हम लोग क्या निकालते चेंज। चेंज कहां पे हुआ है अभी सुना, एकदम ध्यान सुना। 51 लाख और 50 लाख, 51 लाख और 50 लाख दोनों में आपकी इनकम पे चेंज कितना हुआ है सर। इनकम पे चेंज कितना हुआ है 1 लाख रुपए। कितना हुआ है 1 लाख। यानी 51 लाख माइनस 50 लाख कितना है 1 लाख आया। बट टैक्स लायबिलिटी कितना चेंज हुआ है सर। अपन लेस करते हैं 14,76,750 माइनस 13,12,500। ये मैंने लेस किया कितना आया सर 1,64,250। कितना आया 1,64,250। मैंने उसको बोला कि देख तेरा इनकम 1 लाख रुपए किससे बड़ा है ओनली 1 लाख रुपए से बड़ा है। और तेरा टैक्स लायबिलिटी कितना चार्ज कर दिया उसने सर। तेरा टैक्स लायबिलिटी चार्ज किया उसने सर कितना 1,64,250। इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। यानी तू कमा रहा 1 लाख है बट तेरे को उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स कितना जा रहा है 1,64,250। एक सिंपल सा है राहुल अगर 50 लाख कमाता ना, कितना कमाता राहुल अगर 50 लाख कमाता तो राहुल को सर टैक्स पे करने की जरूरत कितनी थी ओनली 13,12,500। बट राहुल ने कितना कमाया सर राहुल ने कमाया 51 लाख। तो वो चक्कर में टैक्स कितना आ गया 14,76,750। इसका मतलब राहुल का इनकम कितना बढ़ा है ओनली 1 लाख। बट उसके चक्कर में टैक्स लायबिलिटी कितना बढ़ रहा है। मेरे को कोई आपको ऐसा बोलेगा कि 1 लाख रुपया तू कमा रहा है ना, टैक्स गवर्नमेंट को कितना देना 1,64,250। क्या तुम लोग दोगे। अपन गवर्नमेंट को भर भर के गालियां देंगे भाई ऐसा कौन करता है बराबर। तो गवर्नमेंट बोलते ठीक है बेटा एक काम करते हैं तेरे को जितना इनका डिफरेंस आता है यानी 1,64,250 माइनस 1 लाख क्या मिल जाएगा उतना तेरे को मार्जिनल रिलीफ। तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे लेस कर देंगे यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ। कितना लेस करेंगे सर 64,250। कितना करेंगे 64,250। चलो 14,76,750 माइनस 64,250 कितना आता है आपका 14,12,500। ये आपका क्या आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी बराबर। ये सुनना विधान से। तो गवर्नमेंट सिंपल सा बोलते हैं कि 1 लाख से जो भी ज्यादा कमा रहा है ना, अगर सपोज तेरा इनकम 1 लाख इंक्रीज हो रहा है और तेरा लायबिलिटी कितना है 1,64,250 टैक्स बढ़ रहा है, तो जो भी डिफरेंस है उतना तेरा क्या मिल जाएगा तेरे को मार्जिनल रिलीफ। यस और नो। तो याद रखना मार्जिनल रिलीफ हम लोग कभी कंप्यूट करते हैं जब आपके पास अगर जो अपन ने पढ़ा है सरचार्ज का, जैसे अपन ने यहां पे क्या पढ़ा था सरचार्ज का 50 लाख के आसपास कोई इनकम आपको दिया जैसे 51 लाख 52 लाख, तो आपको एक बार चेक करना कि यही 50 लाख होता तो मेरे को कितना टैक्स भरने को आता। सेकंड 1 करोड़ दिया तो 1 करोड़ के आसपास चेक करो कितना भरने को आ रहा है। फिर 2 करोड़ है तो 2 करोड़ के आसपास 2 करोड़ 2 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसा चेक कर लो। एंड 5 करोड़ के आसपास चेक करो कितना भरने को आपको आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है पूरा मार्जिनल रिलीफ। कौन सा आपका मार्जिनल रिलीफ। यस और नो। तो अदरवाइज देखो अगर इनकम मेरे को 15 करोड़ दिया है ना तो आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ चेक करने की जरूरत नहीं है। बट चेक कभी करना है जब आपकी ये वाली लिमिट जो मैं आपको देखो हाईलाइट कर रहा हूं ये वाली लिमिट के आसपास कोई आता है ना तो आपको चेक करना है रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सबसे सिंपल करने का जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 2 करोड़ 2 लाख
तो आपको इसके ऊपर टैक्स निकालना है। अभी देखो 2 करोड़ 2 लाख किसके पास में आता है, 2 करोड़ के पास में। तो आपको 2 करोड़ अगर इनकम होता तो कितना टैक्स अपने को भरने को आता, ठीक है। तो मैं आपको ना एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, ये है ना सीधा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, कंप्यूट टैक्स, कंप्यूट टैक्स 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, यस। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर इसका आंसर इतना है। और आंसर आपको क्या लिखना है, मार्जिनल रिलीफ। क्या लिखना है आपको, मार्जिनल रिलीफ आपको लिखना है, यस। चलिए, तो ये आपका क्या रहेगा क्वेश्चन, आप इसको एक बार चेक करो। अगर ये हो जाता है तो आप एक बार 2 करोड़ 2 लाख पे भी निकालिए, 5 करोड़ 5 लाख पे भी निकालिए। ये समझा नहीं समझा, चलिए सुना। ये आपका क्या आएगा। अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो, बट इससे बेटर क्या मानो जो मैंने करवाए, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया वो ले लो, उसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन वो लेने के बाद में फिर आपको कौन सा लेना है, आसपास करेंगे। जैसे अपने को 2 करोड़ 2 लाख दिया है तो अपने को 2 करोड़ वाला इनकम चेक करना है, कितना, 2 करोड़ वाला। तो वहां पे टैक्स निकालिए और डिफरेंस ले लो, जो भी डिफरेंस आएगा टैक्स का और अपना इनकम का वो लेस कर दो, जो मिलेगा दैट इज योर मार्जिनल रिलीफ, यस और नो। तो ये आपका कौन सा था सर, पूरा का पूरा आपका बेसिक था, और पूरा बेसिक था। इसके अंदर आपका स्टार्ट से लेकर हाउ टू कंप्यूट टैक्स, कुछ चीजें जो अपन पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में ही समझेंगे। जैसे अपने फ्लैट रेट रखी हुई है, उसके बाद में 115 BAC रखा हुआ है। तो ये जैसे जैसे अपने चैप्टर रिवाइज होते जाएंगे वैसे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स को अच्छे से करने के बाद में वो सेक्शन ऑटोमेटिकली वहां पे समझ आएगा। बट जो बेसिक चीजें, जो चीजें अपने को नहीं भूलनी है पूरे चैप्टर के अंदर, वो कौन सा रिबेट, कौन सा रिबेट। क्योंकि अभी अपने को लगता है कि जो रिबेट क्या ही है, 2 लाख तक अपना 5 लाख तक अपना टोटल इनकम है, फिर अपना कितना मिल जाएगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है 12,500 और अपना टैक्स पेबल। बट अपार्ट और जब आगे आगे पढ़ेंगे तो रिबेट ऐसा चीज जो हम लोग भूल जाएंगे। तो जो चीज इसके अंदर पढ़ना है, सेकंड रेट है, और रेट के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो अपने गवर्नमेंट ने इशू किए थे वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने पढ़ा था ये वाला 59 का और 60 का, 1 अप्रैल को बर्थडे आता है तो अपने को क्या करना है, ठीक है। तो वो अपने को अच्छे से पढ़ना है, इज इट क्लियर। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, रिवीजन है अबाउट चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। जल्दी ये होने के बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले रेसिडेंशियल स्टेटस। चलिए, बाय बाय।